हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पढ़ाई गिरी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए जानते हैं ये मैटर क्या होता है। अगर हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यूनिवर्स में दिखने वाली हर मटेरियल को मैटर कह सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो या उसके पास कुछ मास हो तो उसे हम मैटर कहेंगे। तो स्पेस का मतलब क्या हुआ? जगह। कोई भी चीज़ ऐसी जगह घेर रही हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक जगह घेरता है और उसका कुछ मास होता है, तो वो भी मैटर है। तो पानी के पास भी कुछ स्पेस घेरता है और उसका भी कुछ मास होता है, तो उसे मैटर कह सकते हैं। बुक्स, वो भी मैटर है। इनफैक्ट जो आपके सामने चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, ये सब के सब क्या है? मैटर है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, मतलब भारत के जो ज्ञानी लोग थे, उनका क्या कहना था कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं पंचतत्व। तो ध्यान रखेंगे, इसके बारे में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो शायद आपको बता दें कि पंचतत्व क्या होता है। पंचतत्व वो होता है जिसमें हम लोग लास्ट में जाके मिल जाते हैं, मतलब जन्म लेते हैं और मरने के बाद उसमें पंचतत्व मिल जाते हैं। और वो पंचतत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इसे पंच तत्व कहा गया। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर आप लोग खुद से सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या वो मैटर है या नहीं है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्यार, दैट इज़ लव, लव मैटर है या नहीं है, आप सोचिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, हैट, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ थॉट, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? एयर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है और आपको लिखना है इसमें से आपको क्या क्या लगता है कि वो मैटर है और क्या क्या लगता है कि वो मैटर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका कुछ मास होगा उसे हम लोग मैटर कहेंगे। फर्स्ट, लव। क्या आपने आज तक किसी को कहा है कि मैं आपसे 40 kg प्यार करता हूँ? नहीं, आपने नहीं कहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लव जो है वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है और साथ ही साथ उसका कोई मास नहीं है। सेम केस में अगर बात करें, हेट एंड थॉट, ये दोनों भी मैटर नहीं है। मतलब मैं ये तीनों को क्रॉस कर रहा हूँ। तीनों को क्रॉस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मैटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं और ना ही इनका कुछ मास है। अब बात करते हैं एयर की। अगर मैं आपसे पूछूं एयर जो है वो मैटर है कि नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि जो एयर होता है वो ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर आप किसी के बर्थडे में जाते हो तो आप बलून्स को फुलाते हो, तो बलून्स को जब उसमें हवा भरते हो तो देखते हो कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर मैटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एयर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो मैटर है वो बनता कैसे है। हालांकि एक बात जान लेते हैं और कि इस चैप्टर में मैटर के हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि मैटर किससे बनता है। मैटर जो बनता है उसे हम बोलते हैं पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे कल को मैं पूछूं कि ये फ़ोन जो है वो मैटर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ वो मैटर है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कोई भी मैटर जो है दुनिया में वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है ये पार्टिकल्स क्या है। देखिए, पार्टिकल्स एक बस नाम दे दिया गया कि ये पार्टिकल्स हैं, एक्चुअल में इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये क्या क्या हो सकते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो एटम भी हो सकते हैं, एटम के साथ साथ वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ वो आयंस भी हो सकते हैं, और आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 9th के जो एनसीईआरटी है उसमें इसके बारे में फ़िलहाल नहीं लिखा गया है। उसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बनते हैं और उसी पार्टिकल्स को लेके हम लोग समझेंगे भी। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने वही चीज़ें लिखी हुई है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं और वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता हो जाए तो आपको इस चैप्टर में कहीं डाउट नहीं आने वाला है और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में क्या लिखा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये हुआ कि जो मैटर जिस पार्टिकल से मिलके बनते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको हम लोग एक एक करके और अच्छे से समझेंगे थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड में ये लिखा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी रुकते नहीं है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। वो उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है किसी जगह पे। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। और थर्ड के बारे में ये बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उनसे दूर नहीं जाते हैं। जैसा कि आपने मैग्नेट में देखा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रख दो तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सेम वे में
पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वो किस तरीके से उनके बीच में स्पेस होता है उसको हम लोग एक्टिविटी से जानते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कुछ ना कुछ जगह होता है, इसका हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे इसमें बात करते हैं, आपको घर पे क्या करना है कि एक जग ले लेना है और जग में एक पानी भर लेना है और उस पानी का लेवल को अपने को टिक कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ कि इतना मैंने पानी ले लिया, जग में भर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसमें सॉल्ट मिला देना है। 1 चम्मच मेरे को बहुत अच्छे से सॉल्ट मिला दिया मैंने। अभी भी मैंने देख रखा है कि पानी का लेवल मेरा इतना ही है। अब जैसे ही मैंने सॉल्ट मिलाया उसको लेके बहुत अच्छे से घोल दिया ताकि जो सॉल्ट है वो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाए। अब हमें पता है कि जैसे जैसे अगर हम कुछ ना कुछ अंदर डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि जो सॉल्ट है वो भी कुछ ना कुछ जगह लेगा। लेकिन जब हम लोग बहुत अच्छे से उसको घुला देंगे उसके बाद देखेंगे तो क्या पता चलेगा अपने को कि पानी का लेवल में किसी भी टाइप का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, मतलब कि इंक्रीमेंट उसके लेवल में नहीं हुआ है। इससे हम लोग क्या समझेंगे कि जो नमक, जो सॉल्ट हमने यूज़ किया था उसके पार्टिकल्स और जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो दोनों ने एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया। मतलब ये हुआ कि वाटर के पास भी कुछ स्पेस था, वाटर के पार्टिकल्स के पास भी कुछ स्पेस था और साथ ही साथ सॉल्ट के पार्टिकल्स के पास भी कुछ स्पेस था और वो दोनों ने एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया। दैट इज़ वाई जो उसका लेवल था उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब कि किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में हम लोगों को क्या देखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। अब आपको मैं एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। आज के बाद अगर आपसे कोई बोले कोई भी चीज़ कंटिन्यू मूव कर रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे, आपको बोलना है कि इसका मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को मैं K.E से इंडिकेट करने वाला हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप चल रहे हो इसका मतलब आपके में काइनेटिक एनर्जी है। मतलब अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके में काइनेटिक एनर्जी है। मतलब किसी भी बॉडी में अगर किसी भी टाइप का मूवमेंट है तो उसके में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए इस एक्टिविटी से क्लियर करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरीके से कंटिन्यू मूव करते हैं। आपको यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर का आपको फोटो दिख रहा होगा, है ना। आप घर में भी इसको कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आप ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और वो जो वाटर जो है एकदम स्टेगनेंट हो जाए, मतलब किसी भी टाइप का उसमें मूवमेंट ना दिख रहा हो आपको बाहर से। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ड्रॉप लेना है, किसी भी ड्रॉप, मतलब इंक का ड्रॉप लेना है, ठीक है। अब वो इंक का ड्रॉप आप रेड भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके घर में क्या है। अब एक ड्रॉप धीरे से आप इस ग्लास में डाल दो। तो आप थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपने यहाँ पे जो इंक डाला था वो धीरे धीरे आधे घंटे में या 1 घंटे में ये पूरे ग्लास में फैल जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से पूरे ग्लास में फैल जाएगा। आपने क्या किया था, पहले ग्लास को इतना स्थिर रखा था कि पानी में किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप किसी भी इंक का ड्रॉप डाले तो वो क्या दिखा कि वो जो इंक है जो पूरे ग्लास में फैल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में जो इंक था वो वहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। और वो कैसे गया होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर ही गया होगा। मतलब ये हुआ कि वाटर के थ्रू वो इंक यहाँ से लेके यहाँ तक फैल गया। मतलब कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मूव कर रहे थे, दैट इज़ वाई जो इंक है वो पूरे ग्लास में फैल चुका है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं। और जो कंटिन्यू मूव करते हैं उनके में काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। अब आपका दूसरा एग्जांपल मैं इसी से रिलेट करता हूँ, थोड़ा उसको समझिएगा। आपको घर पे जाना है, अपने मम्मी से बोलना है, मम्मी अगर मेरे को शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करना है तो बताइए वाटर जो है हमें कौन सा लेना चाहिए। वाटर आपके पास 2 केस मैंने दे दिए, एक तो एकदम ठंडा फ्रिज से निकला हुआ और एकदम गर्म, मतलब गर्म कैसे कर सकते हैं आपको भी पता है। अब आपके सामने 2 केस है, आपको मम्मी से जाके पूछना है। तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी कि अगर तुम्हें जल्दी से घुलाना है चीनी को पानी में तो तुम्हें हॉट वाटर लेनी चाहिए। या तो तुम एक काम करो, पानी और चीनी डाल दो और उसको गैस पे रख दो और उसको ऑन कर दो और उसको तुम चलाते रहो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, बहुत जल्दी से जो चीनी है वो आसानी से पानी में घुल जाएगा। जबकि कोल्ड में ऐसा नहीं होता है। अब समझिए इसको साइंस के लैंग्वेज में क्या होता होगा। आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पर इंटरमिक्स हुआ, इंटरमिक्स पहले क्या हुआ था, फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर
जो इंटरमिक्स हुआ था वो हुआ था इंक और वाटर का, ठीक है, इंटरमिक्स हुआ था। तो इंटरमिक्स कैसे हुआ था, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। अगर किसी तरीके से वाटर के पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे होते तो ये इंक में उतना ही जल्दी से घुल जाता। तो अब यहाँ पर क्या है कि हॉट वाटर करने से, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है वाटर का, तो उसको गर्म कर दिया है, तो गर्म करने से क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करने लगेंगे, और जितने ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे उतने ही जल्दी शुगर के पार्टिकल के साथ एडजस्ट करेंगे और वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे। इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, समझना ध्यान से, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज का साइन देंगे अपन इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि जो मूवमेंट हो जाएगा पार्टिकल्स का वो फास्ट हो जाएगा। अगर मूवमेंट फास्ट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी वो भी फास्ट हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब एक और मैं टर्म यहाँ पे दे रहा हूँ जिसको हम लोग जानेंगे डिफ्यूज़न के नाम से, ठीक है। अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है वो समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न भी कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं है। डिफ्यूज़न का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इंटरमिक्स हो जाना। मतलब ये हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर। अगर दो टाइप के मैटर के पार्टिकल्स अगर आपस में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं तो उसे हम डिफ्यूज़न कहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक और वाटर जो हमने यहाँ पे किया, क्या हम उसे डिफ्यूज़न कह सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो इंटरमिक्सिंग प्रोसेस कब बढ़ेगा? जब पार्टिकल्स के मूवमेंट बढ़ेंगे। पार्टिकल्स के मूवमेंट कैसे बढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा? तो टेम्परेचर से बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि अगर हमें डिफ्यूजन बढ़ाना हो या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना हो तो टेम्परेचर से बढ़ा सकते हैं, और यहीं पर ये कंक्लूजन लिखा हुआ है। मतलब कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of particles also increases। और डिफ्यूजन के बारे में मैंने वही लिखा है कि intermixing of particles of two different types of matter they do so by getting into the space between the particles, और diffusion increases with increase in temperature। तो यहाँ पर मैंने आपको दो बातें क्लियर कट कर दी कि किस तरीके से पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यू मूव करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड में, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए ये किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फर्स्ट आपको दिख रहा है वो किससे बना है, तो आप ऑब्वियसली जवाब देंगे सर ये आयरन भी हो सकता है और स्टील भी हो सकता है, मिला जुला के हम इसे क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, आप इसको हथौड़े से लेके इस पर मारो और इसको तोड़ दो, तो आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत मशक्क़त करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि बस इसका शेप चेंज हो गया और ये टूटने वाला नहीं है। ये टूट भी सकता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेजी से हम मारेंगे तो। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि इस पे थोड़ा हथौड़े से मार के देखना, तो आप बोलोगे सर इसको मारने पे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। तो अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ वो समझना। मैं पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप बोलोगे चौक, ठीक। मैं बोलूँगा क्या आप इसे 9th के लैंग्वेज में जो आपने अभी पढ़ा इसे आप मैटर बोल सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये मैटर किससे बनता है, तो आप बोलेंगे पार्टिकल से। आपका जवाब यही रहेगा। और फाइनली इसके में भी आप क्या बोलोगे कि ये भी किससे बना है? पार्टिकल से बना है। मतलब दोनों पार्टिकल से बना है लेकिन दोनों पार्टिकल्स का नेचर डिफरेंट है। एक को मारने पे चकनाचूर हो जा रहा है चौक को, जबकि दूसरा जो आयरन से बना हुआ है उसको मारने से वो चकनाचूर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, किसके? सेकेंड वाले के जो पार्टिकल्स हैं और फर्स्ट वाले के पार्टिकल्स का जो नेचर है वो डिफरेंट है। सेकेंड वाले के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को उतने अच्छे से पकड़ के नहीं रखे हैं जितने अच्छे से ये आयरन वाले के पकड़ के रखे हैं। तो एक के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है और एक के बीच में अट्रैक्शन कम है, लेकिन अट्रैक्शन है। उसी अट्रैक्शन की वजह से ये आपको इतना लंबा दिख भी पा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन होता ही है, किसी में कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। तो चलिए एक और आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि आपके सामने अगर पानी है, ठीक। अब उस पानी को अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ से मान लो ये पानी इस तरीके से गिर रहा है, ठीक। यहाँ पर ऐसे गिर रहा है पानी, और आपको क्या करना है कि इस पानी जो गिर रहा है इसके बीच में कुछ लगा देना है। जैसे कुछ लकड़ी लगा दो, कुछ हाथ लगा दो, कुछ ना कुछ लगा दो। तो आपको क्या दिखेगा कि जैसे ही आप इसमें कुछ लगाओगे, जैसे मान लो कि आपने एक यहाँ पे कुछ लकड़ी लगा दिया, तो आपको क्या दिखेगा, इस लकड़ी के लगाने से पानी जो है दो भाग में बढ़ जाएंगे। तो
जहाँ पे ये जो सरफेस आपने लगाया था उसके एक ऊपर वाले भाग से और दूसरे नीचे वाले भाग से पानी गिरने लगेंगे। ठीक, अब जब पानी गिरेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एट द एंड अगर आपने यहाँ पे बकेट लगा रखा है तो दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। मतलब कि उस पानी के फ्लो को आपने तोड़ा विद द हेल्प ऑफ, आप वर्ड बोल लो या अपना हाथ बोल लो, उसके फ्लो को तोड़ा। लेकिन आप फाइनली क्या देखें कि उसको तोड़ने के बाद भी दोनों जो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो दोनों साइड से गिरे थे वो फाइनली एक साथ जाकर इकट्ठा हो ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो आसानी से अलग तो हो गए थे। जैसे आप एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें हाथ डाल दो तो आपको क्या दिखेगा, तो हाथ तो आसानी से चला गया, मतलब कि आप आसानी से जो पार्टिकल्स के ऑफ वाटर हैं उसको बहुत आसानी से अलग कर दे रहे हो। लेकिन जैसे ही आप हाथ निकाल रहे हो तो वो फिर से चिपक जा रहे हैं। मतलब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों साथ में आ जा रहे हैं। बस यही बात है कि उनका जो अट्रैक्शन वो बहुत कम है, इसलिए आप आसानी से उनको आप अलग कर देते हो। तो हम लोगों ने इस सब एक्टिविटी से क्या समझा कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो वेरी करता है वन काइंड से अनदर काइंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, आपको एक बात याद रखना है कि स्पेस होता है उनके बीच में। दूसरा क्या है कि वो कंटिन्यू मूव करते हैं, जिसको मैंने बताया था कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और इंटरमिक्स को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, और तीसरे में हमने ये पढ़ा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को चिपक के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ लिया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं वो 3 देखे और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये देखा कि उनके फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है। जैसा कि आप देखते होगे, सॉलिड देखते होगे, लिक्विड देखते होगे, गैस देखते होगे, तो वो जो डिवाइड किया गया है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है। और वो कैसे किया गया है, अब जैसे जैसे अभी आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बात ज़रूर बता दे रहा हूँ कि बायो के, फिजिक्स के और मैथ्स के भी लेक्चर अपने पढ़ाईगिरी में रखे हुए हैं, आप ज़रूर उसको देखें। आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और हम लोग का मकसद सिर्फ इतना ही है कि क्वालिटी एजुकेशन देना, और कुछ भी नहीं है। कोई पैसा कमाने का उद्देश्य से हम लोग ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि सब अपने फील्ड में कहीं ना कहीं बिजी है। लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोगों ने कुछ सोचा कि 9th के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें, जो पढ़ना चाहते हैं वो तो अच्छे से पढ़े, और प्रॉपर आपको काउंसलिंग भी दी जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्राइवेसी को लेकर दिक्कत है तो आप ज़रूर हमें ईमेल करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। होते तो 5 हैं, लेकिन अभी आपको 3 ही पढ़ने हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा मैं। 4th लेक्चर जो होगा वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से साइड बुक के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और साथ ही साथ हम लोग कुछ और खुद से भी क्वेश्चन बनाएंगे। और जो 5th लेक्चर रहेगा वो 5th लेक्चर जो होगा आपका एक तरीके से शॉर्ट नोट्स रहेगा, ताकि आप उसको सिर्फ देखें 40 से 50 मिनट का वीडियो और एग्जाम से पहले जाके फोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अब देखिए सॉलिड के बारे में क्या जानना है। सॉलिड के एग्जांपल मैं दे नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको खुद से पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं। जैसा टेबल, आयरन, चॉक, पेन आपको दिख रहा है वो सॉलिड हैं। अब इनकी क्या खास बात है सॉलिड की, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का बताइए आप डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो सॉलिड है उसका कुछ डेफिनेट शेप होता है, साथ ही साथ उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, और उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक बुक रख दी है ना, तो उस बुक का देखो आपको पता चल रहा है कि इसकी बाउंड्री क्या है, ये कहाँ तक कवर कर रहा है, इसका वॉल्यूम भी आपको पता चल रहा है, और उसका एक डेफिनेट शेप है। जैसे अगर मैं पूछूं पेन, पेन को आप देख के बता सकते हो उनका क्या शेप है ना। तो उसी तरीके से अब बात करते हैं उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि आपने बुक रखा, अब उसको क्या करो, प्रेस करो ऊपर से, तो उसकी प्रेस होने की टेंडेंसी क्या है। तो सॉलिड की जो कंप्रेस होने की टेंडेंसी है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसीलिए हम लोग सॉलिड को रिजिड बोलते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोर, कठोर होते हैं ये। ठीक है, सी पॉइंट में आते हैं। अब उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें। जैसा कि हमने 3 टाइप के पार्टिकल्स पढ़ा, तो उन्हीं पार्टिकल्स
कि जो नेचर है ना वही हम लोग को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो आसानी से टूटते नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर मैं आयरन का पीस ले लूँ और एक चौक का पीस ले लूँ तो चौक वाला आसानी से टूट जाता था। तो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की बहुत ही हाई होती हैं। नेक्स्ट डी पॉइंट में देखिए, इनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड। मतलब कि ये हुआ कि अगर मैं आपको इतना सा एक जगह दे दूं और मैं बोलूं कि ये सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, थोड़ा सोच के देखो। इसके जो पार्टिकल्स होंगे एकदम आसपास होंगे, एकदम आसपास, इनके बीच में स्पेस जो होगा बहुत कम होगा, और स्पेस कम होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई डेंसिटी एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्यूज्ड। देखिए अब यहाँ पे समझिए ये क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक क्या करो, बोतल लो ऐसे, ठीक है, ये किसी और चीज़ का बोतल नहीं समझना है आपको, ये बोतल लो, है ना, इसका वॉल्यूम फिक्स है बेटा कि यहाँ इसमें इतना ही, कुछ जो भी आएगा आएगा। अब आप क्या करो, इसमें पानी डालो, ठीक, पानी डाल लिया, अब उसको आप उठाओ, आसानी से उठा लोगे। लेकिन उसी बॉटल में आप क्या करो, उसी के वॉल्यूम जितना आपने जितना उसमें आपने पानी डाला था, उतना ही क्या करो, छोटे छोटे बालू तो हैं ही, सॉलिड तो देखा ही है, उस बालू को भर लो। अब दोनों को उठाओ दोनों हाथ से, आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा भारी है। तो मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन वॉल्यूम में, है ना, सर्टेन वॉल्यूम में किसका मास ज़्यादा है वही डेंसिटी को बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉलिड होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, उनके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक रह सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो अगर कोई आपसे पूछे डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड का या लिक्विड का, तो आप बताएंगे सॉलिड का ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इस यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आते हैं लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड आपने देखा होगा, वाटर, ऑयल वगैरह देखा होगा, मिल्क, जूस, ये सब क्या है, लिक्विड है। जनरली बच्चों को लिक्विड का मतलब क्या पता चलता है कि वाटर है, नहीं, वाटर जो है वो लिक्विड है ना, लिक्विड वाटर नहीं है, वाटर को हम लिक्विड कह सकते हैं, ठीक। अब देखो इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना, आप कहीं भी फेंक दो तो उसी तरीके से बिखर जाएंगे, लेकिन आप कॉपी को कहीं भी फेंको वो कॉपी का कॉपी ही रहेगा, उसका शेप कुछ इस तरीके से ही रहेगा। लेकिन आप वाटर को बोतल में रखो तो वो बोतल के शेप में आ जाता है, अगर आप मग में रखो तो मग के शेप में आ जाता है। तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, और ना ही लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। जैसे आप जाते हो बोलते हो हाँ 1 लीटर दूध चाहिए, तो 1 लीटर वॉल्यूम है उसका, फिक्स है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड नहीं। आप सॉलिड को रखोगे वहीं पे रह जाएगा, लेकिन आप अगर लिक्विड को फर्श पे गिरा दो तो आपको क्या दिखेगा कि लिक्विड आसानी से फ्लो कर रहा है, और जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इनका शेप चेंज हो सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। ये रिजिड नहीं होते, कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत आसानी से प्रेस करो प्रेस हो जाएंगे, ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप देख भी सकते हैं। सी पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस। मतलब ये हुआ इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए तो आप आसानी से उनको अलग कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ क्या किताब को, ये अगर बुक है, ठीक है, ये बुक को आप अलग कर सकते हो, अलग करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँगा एक मग में पानी, उन दोनों को अलग कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे मग में डाल देना है। तो देखो उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत आसानी से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। अब आते हैं डी पॉइंट में कि स्पेस कैसा है, तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मोर देन सॉलिड। मतलब कि क्या हुआ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, जैसे मान लो कि ये सॉलिड है ना, यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये सॉलिड है, तो अगर इनका स्पेस कुछ इस तरीके से रहेगा तो लिक्विड के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मतलब कि जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसीलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होगा वो कम होगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड, जो कि मैं समझाया। हाँ, एक बात मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया था, वो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्यूज़ क्यों लिखा हुआ है। सॉलिड भी डिफ्यूज़ होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। और डिफ्यूज़ कैसे होते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड है आपके स्कूल में, है ना, और लास्ट डे है, आपकी समर वेकेशन होने वाली है, और सर ने कुछ लिख दिया बोर्ड पे और उसको मिटाना भूल गए, ठीक है। अब 1 महीने के बाद
अगर आपकी जब स्कूल खुलेगी ना 1 महीने के बाद, तो आप क्या करोगे, जब उसको मिटाने जाओगे तो वो मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो चौक के जो पार्टिकल्स थे ना, वो बोर्ड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और जब वो उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से मिटेंगे, ठीक। लेकिन आप नेक्स्ट डे जाओ और उसको मिटाओ तो बहुत आसानी से मिट जाते हैं। तो सॉलिड सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक। लेकिन लिक्विड की बात करते हैं तो ये बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। आप 2 टाइप के लिक्विड को मिला सकते हैं। जनरली आप दूध लेने जाते हो तो आपको दूध अच्छे से प्योर मिलता नहीं है, आपको भी पता है। मिल्क और वाटर को मिला दो, आराम से मिल जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा पीने में, क्या। अब आते हैं नेक्स्ट, लिक्विड के बाद आते हैं गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक। गैस आपको पता है, ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन भी है। नेक्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एयर जो है उसमें कितना ऑक्सीजन होता है और बाकी के कौन कौन से गैस होते हैं। आप खुद से सोचोगे और बताओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके, दे हैव नीदर डेफिनेट शेप और डिफिनेट वॉल्यूम। इसका कोई शेप नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम है, ठीक। कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। अगर आप बैलून्स में जो एयर रखते हो उसको छोड़ोगे वो कहीं भी चला जाएगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, ना ही उसका वॉल्यूम। लेकिन उसको कंप्रेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ही पता है, अगर बैलून्स में एयर भरे हुए तो आप उसको ऊपर से प्रेस करो, देखो कितनी आसानी से प्रेस हो जाता है। और इसी कारण से प्रेस होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो ना के बराबर में होता है। अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बॉन्डेड रहेंगे, और टाइटली बॉन्डेड रहेंगे तो उनको तुम अलग नहीं कर सकते। लेकिन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, दैट इज़ वाई वो आसानी से प्रेस हो जाते हैं। और साथ ही साथ उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस होने के कारण वो दोनों नज़दीक भी आ जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वही पॉइंट है कि स्पेस बोथ ऑफ द पार्टिकल्स आर मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, और इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? सोच के देखो, उनके बीच में स्पेस है, स्पेस रहेगा तो मूव कर जाएगा, मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी है। फिर से समझो इस बात को कि गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? मूवमेंट के कारण, है ना। ध्यान से समझो, क्यों बोलते हैं उसको? मूवमेंट के कारण। मूवमेंट कब होगा? जब स्पेस होगा, ठीक। अब अगर स्पेस होगा तो आसानी से मूव करेगा, और स्पेस सबसे ज़्यादा किस में है? गैस में है। और डेंसिटी तो इसका बहुत ही कम है, और काफ़ी आसानी से डिफ्यूज़ भी कर सकता है। डिफ्यूज़ करने का सिंपल सा एग्जांपल आप कैसे देख सकते हैं? क्लास में आप बैठे हुए हैं, किसी ने मान लो एक कोने से गैस छोड़ा, तो वो गैस जो है सबके तक पहुंच जाता है, और सबको पता भी चल जाता है किसने छोड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से डिफ्यूज़ कर सकता है। चलिए, तो अब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, लेकिन इस सारे बातों का जवाब आपको खुद से देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने खुद से सोच लिया जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो मज़ा आ जाएगा बच्चों। तो ये इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्हीं 3 के बेसिस पे ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्या है? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको सोचना है, 3 ही ऑप्शन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सोचो और बताओ मेरे को कि स्पेस सबसे ज़्यादा किसका होता है? स्पेस होता है गैस का, हमको पता है। देन लिक्विड, देन सॉलिड, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, SLG, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल सी बात है, आप किसको आसानी से तोड़ दोगे? सॉलिड को तो तोड़ नहीं सकते। लिक्विड गैस तो आपको पता ही है, बहुत आसानी से डिफ्यूज करता है, उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा हो जाएगा? सॉलिड का, देन लिक्विड का, देन गैस का। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का ज़्यादा होगा या लिक्विड का या गैस का? हमें पता है जिसके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा वो अच्छे से मूव करेगा, और जो जितना ज़्यादा मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि गैस का ज़्यादा होगा, देन लिक्विड का, और उसके बाद सॉलिड का। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? अभी मैंने आपको बताया, डेंसिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसके पर वॉल्यूम में पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे। अब समझना अच्छे से, पर वॉल्यूम में पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे। पार्टिकल्स ज़्यादा कैसे आएंगे? जब उनके बीच पे स्पेस कम होगा। स्पेस कम किस में होता है? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न किस में होगा? जिसके पार्टिकल्स बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं, और सबसे आसानी से मूव किसके करते हैं? गैस के, देन लिक्विड के, देन सॉलिड के। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनके डिफरेंस। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लें हम कि यहाँ पर क्या है। सॉलिड में डेफिनेट शेप है, इसमें इनडेफिनेट शेप है, और इनडेफिनेट शेप इसमें भी है, ठीक। हमने सॉलिड में पढ़ा कि डेफिनेट वॉल्यूम है, इसमें भी डेफिनेट वॉल्यूम है, बट इसमें इनडेफिनेट वॉल्यूम है। डेंसिटी के बारे में हमने जान लिया। फ्लूइडिटी मैंने बताया है कि लिक्विड और गैस जो है वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड नहीं कर सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड का मतलब भी यही होता है कि किसके पार्टिकल्स आमने सामने, मतलब नज़दीक बहुत ही ज़्यादा है।
कंप्रेस का मतलब बताया है मैंने आपको, कौन कितने अच्छे से कंप्रेस हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। अब जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं। ये जो पॉइंट्स है लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट इसका सॉलिड का, वो समझ लो। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव ना करके अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, लेकिन मूव तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम होता है। तो ये सब जो कंपैरिजन है ये शॉर्ट नोट्स के तरीके से है, लेकिन ये जो मैंने आपको अभी समझाया है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप ज़रूर समझ लें, और इसके सारे जो भी आपको क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ये लगभग इन सब से बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। 4th में क्वेश्चन आंसर आएंगे और 5th में आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा कि किस तरीके से ये 4 लेक्चर देखने के बाद अब सिर्फ एग्ज़ाम से पहले 40-50 मिनट का वीडियो देख लो और जाकर एग्ज़ाम में मस्त तरीके से फोड़ दो। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई के लिए चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।